हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन प्रिपरेशन विथ आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका विद्यालय प्रबंधन का यानी कोड 507 का है और यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो 10 है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रबंधन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्योंकि ये 3 या 4 इसके यूनिट में प्रबंधन के बारे में आपको बताया गया है, तो 100% इससे क्वेश्चंस 3 या 4 तो आएंगे ही आएंगे। सो बी केयरफुली, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। हालांकि ये जो क्वेश्चन था मैंने लॉन्ग में रखा था और शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन पहला है कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, एक केस स्टडी के आधार पर उदाहरण सहित इसकी चर्चा करें, आपको करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और इसमें से हमने दूसरा भी क्वेश्चन लिया कि प्रबंधन के प्रकार क्या हैं। पहला ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी के आधार पर आपको इसको सॉल्व करना है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो लक्ष्मी नगर निगम प्राथमिक विद्यालय हरिनगर नई दिल्ली के प्राचार्य के पद पर कार्यरत थी और उनका स्थानांतरण एक दूसरे विद्यालय नगर निगम प्राथमिक विद्यालय श्याम विहार में हो गया, ठीक है, जो पहले की हरिनगर में थी। और कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उन्होंने विद्यालय का गहन निरीक्षण किया और एक स्टाफ मीटिंग का आयोजन किया और उनसे शिक्षकों से विद्यालय की कार्यप्रणाली, समस्याओं तथा आवश्यकताओं के बारे में पूछा। और उसने शिक्षकों से यह भी पूछा, उन्होंने शिक्षकों से, हाँ होना चाहिए, उन्होंने शिक्षकों से यह भी पूछा कि आप क्या समझते हैं कि विद्यालय की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका तुरंत समाधान आवश्यक है। शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान में विद्यालय की प्रमुख समस्या विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी है। प्राचार्य ने शिक्षकों से कहा कि वे विद्यार्थियों की कम उपस्थिति के कारणों का पता लगाएं और शिक्षक उन कारणों को पहले से ही जानते थे। उन्होंने उन कारणों को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है वहां पे अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसको एक केस स्टडी के रूप में आपको बताना है। पहले यहाँ पे समस्या शिक्षकों ने बताई है कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो स्कूल कम आते हैं। तो क्यों कम आते हैं उसका कारण देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम होती है, उसका क्या कारण है, छात्र बहुत कम स्कूल में आते हैं, उसका क्या कारण है, और ड्रॉप आउट दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं आने लगते हैं, उसके क्या कारण है। आंसर आपका यही होगा। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आंसर, और आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं। तो सबसे पहला उन्होंने कारण क्या दिया, इसको मैं थोड़ा मार्क करती चलती हूँ। तो उन्होंने पहला कारण बताया कि लड़कियां घर पर अपने भाई बहनों की देखभाल करती हैं क्योंकि उनके अभिभावक काम पर जाते हैं, जो बिल्कुल सही है। जनरली ये देखा जाता है कि जो थोड़ी सी फैमिली जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा नीचा होता है, वहाँ पे जनरली लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता है काम काज के लिए कि हम तो बाहर जा रहे हैं, खाना भी बनाना, घर में जो बच्चे हैं उनको देखना, घर की रखवाली करना। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि लड़के अपने पिता के साथ सब्जी की दुकान पर, चाय की दुकान पर या अन्य कार्यों में मदद करते हैं। लड़कों को या तो स्कूल भेजा जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता तो उनको भी काम पे लगा दिया जाता है, जो वो पिता के साथ बाहर हेल्प करते हैं, और लड़कियां माँ के साथ घर में हेल्प करती हैं या फिर अकेले रह के करती हैं। कभी कभी अभिभावक किन्हीं कारणों से अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, 2 या 3 महीने में वापस आते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि लोग किसी भी फंक्शन, किसी भी वजह से घूमने के लिए चले जाते हैं और फिर स्कूल का उनको ख्याल ही नहीं होता है कि बच्चों के स्कूल का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। 2 से 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं, महीने भर लौट के आते हैं। अब फिर चौथा देख लेते हैं कि अभिभावक निरक्षर हैं, इस कारण वे अपने बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन नहीं मिलता है। वही है कि जब यदि अभिभावक यानी पेरेंट्स जब एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, तो साक्षरता क्या कहलाती है, एजुकेशन क्या कहलाती है, उनको अर्थ पता चलेगा, मतलब पता चलेगा, तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो 4 रीजन उन्होंने दिए थे कि जो बच्चे हैं वो स्कूल बहुत कम आते हैं, किस वजह से, इन 4 रीजनों की वजह से। अब देख लेते हैं, इन कारणों को जानने के बाद प्राचार्य तथा शिक्षकों ने यह निर्णय किया कि इस समस्या के समाधान हेतु एक योजना बनाई जाए। उसके बाद उन्होंने योजना हेतु आवश्यक संसाधनों पर चर्चा की। उन्होंने इस कार्य के निम्न संसाधनों की पहचान की। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी क्रिएट हो सकता है कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में कम ना हो या बच्चों की उपस्थिति स्कूल में ज़्यादा हो, उसके लिए कौन कौन से संसाधन हैं या उसके लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। इसीलिए मैं कहती हूँ डीपली समझिए, क्वेश्चंस बीच में से निकाल सकता है कि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए शिक्षक या फिर एक स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है। आपको फिर यही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे संसाधन बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे भौतिक संसाधन जो दिया हुआ है कि अभिभावकों के लिए गोष्ठी में बैठने हेतु कमरों तथा कुर्सियों की व्यवस्था करना और उनके लिए जलपान,
थोड़ी सी पीडीएफ यहाँ पे डल हो गई है। और उन विद्यार्थियों के लिए कुछ पुरस्कार जो नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहते और शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र, ये सभी संसाधन विद्यालय में उपलब्ध थे। तो यहाँ पे देखिए भौतिक में हो जाता है कि जो पेरेंट्स आते हैं उनके बैठने की बाकायदा व्यवस्था होनी चाहिए, टेबल है, चेयर है, ये होना चाहिए। और उनके लिए थोड़ा सा जलपान, यानी कि जैसे वो आते हैं तो वाटर वगैरह, पानी वगैरह के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। खास तौर पे छात्रों के लिए होना चाहिए कि एक छात्रों में बहुत, स्टूडेंट में एक खुशी देखी जाती है अगर कोई कंपटीशन स्कूल में रख दिया जाए कि आप प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आइए, आप अनुशासन में रहिए, या फिर आप कंटिन्यू आइए। कुछ ऐसे क्रिएटिविटी स्कूल में होती रहती से छात्रों में ये रहता है कि मुझे इसके लिए प्राइज मिलेगा, एक लालच सा उनमें बन जाता है और वो उस काम को करते भी हैं। तो ये होना ज़रूरी है स्कूल में। और शिक्षकों के लिए भी कि शिक्षक बाकायदे टाइम पे आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, किस हाव भाव से, किस तरह से बच्चों से बात कर रहे हैं, किस तरह बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। तो उनको भी इसके लिए क्या है, पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में क्या होता है कि अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षार्थी, अभिभावकों व विद्यार्थियों के परामर्श हेतु विशेषज्ञ होने चाहिए। ठीक है ना, सबके लिए, सबको समझाने वाला, एक बताने वाला वहाँ पे होना चाहिए। आर्थिक में देख लेते हैं यहाँ पे कि विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु सामग्री, अभिभावकों हेतु जलपान आदि होना चाहिए। यानी कि स्कूल में पूरी फैसिलिटी एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, जो मिलती है। लैब वगैरह है बहुत सारे, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो साइंस का हो, प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। और अभिभावकों के लिए जलपान, जिसका कि हम भौतिक में भी जिक्र करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, उन्होंने योजना बनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। अब उन्होंने योजना, संसाधन तो हो गए, अब योजना वो बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। प्लान के लिए क्या क्या उद्देश्य रखे हैं कि क्या ऐसा रखा जाए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय आए। ठीक है ना, ये सब चीज़ में भी डिस्कस चल रहा है। तो चलिए प्लान्स देख लेते हैं उनके, कौन ऐसे उन्होंने एम्स रखे, उद्देश्य रखे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए। तो पहला ले लेते हैं। पहला है कि 3 महीनों के अंदर विद्यार्थियों की उपस्थिति में कम से कम 20% बढ़ाना। यानी 3 महीने के अंदर जो स्टूडेंट है उनकी प्रेजेंटेशन को लेकर, उनके प्रेजेंट को लेकर बढ़ाया जाए, 20% तक बढ़ा दिया जाए। अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेरित किया जाए। अभिभावकों को समझाया जाए उन्हें शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, कितनी ज़रूरी है। और जब अभिभावक इस चीज़ को समझेंगे तो 100% वो बच्चों को डेली स्कूल भेजेंगे। विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय में आने के लिए अभिप्रेरित करना। क्लास में आप बैठ रहे हैं तो पढ़ाने भर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको विद्यार्थियों को बताना होगा, स्टूडेंट को बताना होगा कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है आपके लिए। तो उनको डेली स्कूल बुलाने के लिए बहुत सारे आप एक्टिविटीज़, बहुत सारे आप कंपटीशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत, आपको कभी कभी क्विज भी कराइए बीच में, तो बच्चों का मन स्कूल में लगता है और वो डेली स्कूल आते हैं। और जब आएंगे ना नेक्स्ट डे, आप क्विज के लिए बोल दोगे तो अगली बार आपसे पढ़ाने के लिए, बल्कि क्विज के लिए सबसे पहले पूछेंगे। आप गेम्स के पीरियड भी रख सकते हो। ऐसी एक्टिविटीज़ थोड़ा सा बदल के तो बच्चों का जो माइंड है वो भी चेंज होता है, स्कूल भी आना वो चाहते हैं। अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के परामर्श हेतु शिक्षकों का सहजीकरण। यानी कि अभिभावक जो है और जो विद्यार्थी, उनके परामर्श के साथ ही शिक्षकों का सहजीकरण किया जाए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एक रोल होता है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का। निरक्षर अभिभावकों को शिक्षित करना, क्योंकि जो निरक्षर है वो शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले उनको समझाना कि शिक्षा क्या होती है। अगर आप उनको थोड़ा सा शिक्षित कर देंगे, वो उसका बेनिफिट लाभ उठा पाएंगे, तो वो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि चिन्हित कारणों तथा निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर प्राचार्य तथा शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उपस्थित बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रविधियों की रचना की। अब ऊपर तो उद्देश्य बने, एम बने, अभी तक कि क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है ना, कि ताकि विद्यार्थी जो है स्कूल नियमित आए। यहाँ पे कुछ प्रविधियां, मेथड है, उनकी रचना कर दी। जैसे कम उपस्थित वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का परामर्श। यानी कुछ बच्चे जो कम आते हैं तो आप उनके पेरेंट्स से मिलिए, उनसे पूछिए, पहले उनको बताइए और उनसे पूछिए कि आखिर रीजन क्या है, क्यों बच्चे इतने कम स्कूल में आते हैं, आप क्यों नहीं भेजते हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कम उपस्थित वाले विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान देना। जो बच्चे कम आते हैं उन पर आप अधिक ध्यान दीजिए कि क्यों कम आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स उनको स्कूल में है तो उसको सॉर्ट आउट करिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए। यदि कहीं बाहर उनके फैमिली में ऐसा है तो पेरेंट्स से मिलिए, उनको समझाइए, बताइए कि जो शिक्षा कितनी ज़रूरी है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना। विद्यार्थियों को थोड़ा सा, वही मैंने कहा कि यदि आप कोई प्राइज स्कूल में रख देते हैं, कोई पुरस्कार रख देते हैं, कोई एक्टिविटी आप कराते रहते हैं, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं और वो कंटिन्यू स्कूल भी आते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन उनमें हो जाती है कि ये प्राइज जो है हमें जीतना है।
शिक्षकों को क्रियाकलाप आधारित शिक्षण हेतु प्रेरित करना। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाने का जो मेथड होता है वो भी चेंज करना होगा। यानी कि जनरली ऑलवेज टीचरों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में आए, आपने बुक मांगा और आप सीधे बोर्ड की तरफ घूम गए और आप बच्चों को कहा कॉपी पेन निकालिए, लिखना शुरू करिए। बिल्कुल भी नहीं। एक्टिविटी हल्के फुल्के बातों से शुरू करनी चाहिए, फिर बच्चों को पूछना चाहिए आज हम क्या आपको पढ़ाएं, या फिर मतलब टॉपिक जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनका भी मन लगा रहता है टीचिंग में, पढ़ने में। विद्यार्थियों की उपस्थिति की साप्ताहिक जांच करना। अब कितने स्टूडेंट डेली आ रहे हैं। क्या होता है कि एक टीचर गया और अटेंडेंस जो कार्ड रजिस्टर होता है उसको लिया और उसने अटेंडेंस लगा दी, रख दिए। मंथ में एक बार काउंटिंग होती है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो मंथ में कम आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीकली जांच होनी चाहिए कि हफ्ते में एक बार ये चीज़ देखना चाहिए हर एक क्लास में कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा दिन स्कूल नहीं आया है। देन उसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है उसकी भी जाँच जो है वीकली होनी चाहिए। निरक्षर अभिभावकों के लिए साक्षरता कक्षाओं की व्यवस्था करना। बहुत से ऐसे अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर साक्षर भी वो नहीं होते, निरक्षर होते, अपना नाम तक नहीं लिख सकते। उन लोगों के लिए भी साक्षर करना जरूरी होता है। एक अलग स्कूल की व्यवस्था की जा सकती है, एक अलग कमरे की व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पर उनको पढ़ाया जाए। और जब वो अपना नाम लिखना सीख जाएंगे तो वो गौरवान्वित सा महसूस करेंगे, उनको फील होगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है आज के टाइम में, शिक्षा का कितना मोल होता है आज के टाइम में। तो ये जो है निरक्षर अभिभावक है उनको भी साक्षर करना जरूरी है। तत्पश्चात प्राचार्य ने विभिन्न कर्तव्य शिक्षकों को सौंपे, साथ ही उन्होंने शिक्षकों की योजना हेतु अनुमानित व्यय के बारे में चर्चा की और उन्होंने 5,000 रुपए का बजट बनाया और आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रविधि हेतु एक धनराशि निश्चित कर दी। जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या क्या प्रविधि, क्या क्या मेथड ऐसे करने चाहिए, स्कूल में अपनाने चाहिए जिससे स्टूडेंट जो छात्र है वो स्कूल आए, तो प्राचार्य ने स्वीकृत कर लिया और 5,000 का बजट भी बना दिया और जितनी भी प्रविधियां हैं, मेथड है, सबके लिए अलग अलग से पैसे उन्होंने डोनेट कर दिए। प्राचार्य ने शिक्षकों के साथ योजना को मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन पर भी चर्चा की। शिक्षकों ने सुझाव दिया कि 2 शिक्षक कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। योजना शिक्षकों की सहायता से लागू की गई थी और आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक उपाय किए गए। प्राचार्यों ने शिक्षकों के साथ पूरा समन्वय रखा और निरंतर फीडबैक लिया कि कार्य ठीक प्रकार हो रहा है या नहीं। यही तो प्रबंधन होता है। जैसे प्राचार्य ने प्रबंधन का काम किया, ठीक है, अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। 3 माह पश्चात योजना का अंतिम मूल्यांकन किया गया और उससे पता लगा कि विद्यार्थियों की उपस्थिति में 18% की वृद्धि हुई। प्राचार्य ने शिक्षकों के कार्य की प्रशंसा की और इस प्रकार प्राचार्य ने विद्यालय का प्रभावशाली दक्षतापूर्ण तरीके से प्रबंधन किया। यानी एक नए प्राचार्य की एंट्री होती है स्कूल में, वो प्राचार्य देख रहा है कि स्कूल में बच्चे बहुत कम हैं, मैनेजमेंट वहाँ का सही नहीं है, क्योंकि एक स्कूल का मैनेजमेंट एक प्राचार्य के, प्रिंसिपल के हाथ में होता है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने कारण रीजन पूछे कि क्या क्या ऐसे रीजन है, क्या स्कूल में समस्याएं। हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। कभी कुछ टीचर्स जो होते हैं प्रिंसिपल को बता देते हैं, कुछ टीचर्स जो होते हैं प्रिंसिपल को नहीं बताते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनको कहते हैं यार मुझसे क्या लेना है, मुझे अपनी जॉब थोड़ी जाने देनी है। ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। सभी प्राचार्यों ने, सभी टीचरों ने बताया कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, उसका सलूशन ढूंढते हैं, आप हमें बताइए, लिख के दीजिए। उद्देश्य बनाए गए, फिर उसको जो समस्याएं हैं सबसे पहले वो दिए गए। समस्याएं जो है तो उनका निवारण कैसे किया जाए, तो उसका निवारण भी प्राचार्य टीचर्स के द्वारा दिया गया। फिर इसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही थी, बीच बीच में कार्य को देखा भी जा रहा था सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा फंड, जो बजट मेन होता है, वो दिया गया। और इस तरह से टीचर, एक प्रिंसिपल ने जो प्रबंधन का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, एक मैनेजर का काम होता है, उसका रोल यहाँ पे निभाया। तो यहाँ पे आज के वीडियो में जो है हमने देखा कि एक स्कूल के लिए आप कह सकते हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए तो था ही था कि विद्यार्थी यदि कम उपस्थित है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्कूल के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो केस स्टडी होती है उस पर हमने चर्चा की थी। क्वेश्चन आता है, सीधी सी बात है कि बच्चों की स्कूल में उपलब्धता या बच्चों की पहुंच स्कूल में बहुत कम है, आप उसे ज़्यादा करना चाहते हैं, इस पर एक केस स्टडी बनाइए। तो आपको यही सब चीज़ें लिखनी होंगी।
अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं, हालांकि वीडियो तो बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से आपका ये कर देते हैं कि प्रबंधन के कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कि वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन है। देखिए, प्रबंधन के कार्य में सबसे पहला आपका आ जाता है नियोजन। ठीक है, नियोजन जो होता है वो प्रबंधन का आधारभूत कार्य होता है, यानी नियोजन से ही स्टार्टिंग होती है। अगर नियोजन आप नहीं करेंगे तो प्रबंधन आप नहीं कर सकते हैं, जिसमें उद्देश्यों का निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों को निश्चित करना शामिल है। इसमें 5 प्रश्न सम्मिलित होते हैं हम नियोजन में। नियोजन का नहीं मतलब होता है स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, किस तरह से करें। स्टार्टिंग किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में यही क्वेश्चंस आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो यही 5 आपके प्रश्न हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे करना है। ठीक है, बस इतना आप याद रख लीजिए। नियोजन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधक अपनी संस्था के वातावरण के प्रति जागरूक हो, भविष्य में वातावरण की स्थिति की घोषणा करे, और इसके अंतर्गत यह भी आवश्यक है कि प्रबंधक अच्छे निर्णय करता हो, यानी जो वो काम करने जा रहे हैं उसमें उन्हें आश्वस्त होना पड़ेगा वो जो काम करने जा रहे हैं बिल्कुल सही है और आगे चल के भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट जो है नियोजन है, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि उपयुक्त उदाहरण में विद्यालय की प्राचार्य ने वो विद्यालय की कार्य समस्याओं को समझाने हेतु विद्यालय का गहन निरीक्षण किया, अभी जस्ट हम जो पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, और उसने निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक उपागम का प्रयोग किया, यानी शिक्षकों से पूछा। प्रजातांत्रिक उपागम यानी शिक्षकों से पूछा, सबको साथ में लिया, और इस प्रकार नियोजन भविष्य के कार्यों का वैज्ञानिक अनुमान लगाना है। समन्वय का एक अभ्यास कार्य है, क्योंकि विभिन्न विकल्पों में से ही विकल्प का चयन इस प्रक्रिया का मुख्य अंग होता है। तो जहाँ पे आप सबको साथ में लेके जहाँ चला जाता है, सभी से निर्णय पूछे जाते हैं। निर्णय तो एक व्यक्ति लेगा, लेकिन फिर भी सह सहमत से जहाँ निर्णय लिए जाते हैं वो प्रजातांत्रिक उपागम होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि प्रजातांत्रिक उपागम क्या होता है और हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बीच के अंतर को नियोजन द्वारा पूरा किया जाता है। नियोजन में कौन कौन से चरण होते हैं जो हम लिख लेते हैं। नियोजन क्या होता है आप ये लिख दीजिए, इसके बाद आप चरण लिख देंगे, तब भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उद्देश्यों का इसमें निर्धारण किया जाता है, फिर संसाधनों की पहचान, हमें क्या करना है, फिर हमें जो करना है उसके लिए हमें स्रोत, संसाधन यानी सोर्स जो होते हैं वो सोर्स हमें कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से हम लेके आएंगे। भविष्य के कार्यों की उद्घोषणा, आगे चल के इसका मतलब कि जो हम काम करने जा रहे हैं आगे चल के इसका स्कोप है या नहीं है, या 2 या 4 साल है, कहीं ये बंद तो नहीं हो जाएगा, आगे चल के चलेगा, डेवलप करेगा या नहीं करेगा, ये सभी चीजें देखी जाती हैं किसी भी काम को करने के पहले। नीति, नियम, प्रविधि आदि की रचना करना, फिर इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, अपने लॉ हो जाते हैं उस चीज के जो आप करना चाहते हैं। फिर कार्य योजना बनाई जाती है कि अब इसको किस तरह से करना है, कितने लोगों के बीच में करना है, कितने लोग इसमें लगेंगे, क्या क्या सामान लगेगा, ये कार्य योजना के अंतर्गत आ जाता है। फिर प्रविधि बजट होता है, बजट का निर्माण करना और फिर पैसे देखे जाते हैं। तो ये आपका नियोजन के चरण हो गए जो इसके अंतर्गत आता है। अब दूसरा इसमें देख लेते हैं बजट बनाना। भविष्य की बजट बनाने में कि भविष्य की योजनाओं को संख्यात्मक अभिव्यक्ति को बजट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी संस्था के विभिन्न स्तरों पर बजट बनाए जा सकते हैं। मास्टर बजट की परिभाषा क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए पूरी योजना जो संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है। यदि बजट ठीक प्रकार से बनाया जाए तो नियोजन और नियंत्रण प्रणाली की भांति कर सकता है और विद्यालय के लक्ष्य और निष्पादन उद्देश्य वित्तीय भाषा में अभिलेखित होते हैं। एक बार योजना बना लेने के बाद ये पूरे वर्ष उपयोग में लाए जाते हैं और मासिक निष्पादन रिपोर्ट द्वारा वास्तविक परिणामों की तुलना बजट परिणामों से होती है। जैसे देखिए, हम ऐसे एग्जांपल इसको समझ सकते हैं। आप घर में हैं और घर में आपको खर्चे के लिए मंथली पैसे मिलते हैं और उसको एक मंथ के लिए आप बजट हमारा बनता है, ठीक है ना। अब एक मंथ में क्या बजट हमारा बनता है? एक मंथ के लिए हमारा जो बजट होता है कि अगर घर में काम वाली है, दूध वाला है, पता नहीं कौन कौन है, किराने लेके आने, बहुत सारे सामान लेके आने होते हैं, वो सब 1 मंथ का बजट होता है। यानी 1 महीने ही वो चलेगा और हमें इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने ही पैसे चलने हैं और नेक्स्ट मंथ हम फिर बजट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे साल का बजट, वर्ष का बजट चलता है, ठीक है ना। प्रबंधन में 1 साल का बजट पूरा बनाया जाता है। 1 साल में इतने श्रमिक लगेंगे, उनको इतने पैसे देने हैं, इतने यहाँ पे मटेरियल्स लगेंगे, इतने संसाधन हम ये यूज करना है। तो ये सब चीजें जो होते हैं वर्ष का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे संगठित करना देख लेते हैं। तो उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने हैं तो साधन व विधि निश्चित करने के बाद दूसरा कदम है योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को एक साथ मिलाना। एक विद्यालय के प्रबंधन का
अर्थ है विद्यालय को अपना कार्य करने के लिए हर चीज प्रदान करना, सामग्री, उपकरण, धन तथा व्यक्ति। अब यहाँ पे संगठित करने का मतलब ये है कि अब कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए किसकी जरूरत होगी, आपको मटेरियल्स के साथ साथ में, बजट के साथ साथ में आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। मानव शक्ति, मानव शक्ति का मतलब होता है यहाँ पे जो श्रमिक वहां पे काम कर रहे हैं वो मानव शक्ति कहलाते हैं। और यदि हम एक विद्यालय के नजरिए से देखें तो विद्यालय को अपना कार्य करने के लिए हर चीज, यानी कि वहां पे जो भौतिक चीजें होती हैं, सामग्री को, बेंच, चेयर, बोर्ड, इनकी जरूरत पड़ेगी। लैब वगैरह होते हैं तो उनके लिए उपकरण की जरूरत पड़ेगी। पैसे की जरूरत तो सबसे पड़ेगी, बजट बनाना पड़ेगा स्कूल को, अपना सालाना बजट स्कूल का बनता है। और फिर वहां पे व्यक्ति यानी टीचर की जरूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट जो आएंगे पढ़ने के लिए। संगठन की रचना क्या हो सकती है, तो एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है। प्रबंधन का कार्य व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय द्वारा किया जाता है। और देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि संगठन की रचना में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा कि अभी हम ऊपर देख के आए हैं। यहाँ पे चरण देख लेते हैं क्या है। तो इसका चरण है कि उद्देश्यों की प्राप्ति है तो आवश्यक गतिविधियों की पहचान करना, एक समान गतिविधियों का प्रबंधन करने होगी, इकाइयों में समूहन करना, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्यों को सौंपना। अब यहाँ पे कौन क्या किस स्तर पे किस लेवल पे काम करेगा। यदि एक स्कूल में मैनेजमेंट होता है तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, स्टाफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना जो काम है वो बटा हुआ होता है। यही होता है कि उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य देना। इसी तरह से मैनेजमेंट के अंतर्गत यदि किसी कोई कल कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी सबके अपने अलग अलग काम होंगे। ठीक है। अधिकार, जिम्मेदारी तथा व्यक्तियों में संबंध को परिभाषित करना, संगठन के अंदर व्यक्तिगत कार्यों को डिजाइन तैयार करना भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो ये संगठन के अंतर्गत आ जाता है। मानवीय संसाधनों का सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से उपयोग करने हेतु व्यक्तिगत कार्यों को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे श्रमिक की बात चल रही है। यदि हम श्रमिक को लगाते हैं तो कौन व्यक्ति कैसा है, कितना कुशल है। जो व्यक्ति ज्यादा कुशल है, कोई अच्छा वर्क कर सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ट्रेंड है, उसने प्रशिक्षण ले चुका है, जो हम जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसको ज्यादा वरीयता देते हैं। ठीक है ना। तो इस संगठन के जो स्तर होते हैं उनको और मजबूत करने की प्रक्रिया होती है। निर्देशन एक प्रबंध योजना बनाने और संगठित करने पर कार्य करता है, परंतु उचित परिणाम तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब नियोजन का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ये निर्देशन द्वारा ही संभव है। निर्देशन देने यानी किसी को आदेश देना, किसी के बारे में बताना, ठीक है ना, कार्य करना। जैसे कि आपको एक मैनेजर बना दिया जाए तो आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा कि वहाँ पे जितने भी और मजदूर हैं, जो भी वहाँ का पूरा काम है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी योजना है, आज कितने प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, ये काम हमें करना है, इतने टाइम तक हमें ये सब बना के रख देना है, फिर इसके बाद ये माल हमें डिलीवर करना है, ये सब नियोजन के अंतर्गत ही आता है। फिर समन्वय ले लेते हैं। तो एक संस्था में बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, इनमें से प्रत्येक एक विशेष कार्य निष्पादित करता है और इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तियों तथा कार्यों के बीच तालमेल बनाया जाए। यदि एक मैनेजर है और बहुत सारे लेबर है, लेबरों का काम होता है कि मटेरियल्स को बनाना, लेकिन उसको किस तरह से बनाना है, कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कहाँ करना है, ये सब एक मैनेजर का काम होता है। ठीक है ना। यानी सभी के अपने अपने अलग काम होते हैं, लेकिन वहां पे साथ में मिलके रहना होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें लिखा कि तालमेल बना के रखना होता है। तो ये यहाँ पे जरूरी होती है समन्वय में। ये सामूहिक प्रयासों को समान लक्ष्यों की प्राप्ति है तो क्रमानुसार व्यवस्थित करता है, इससे क्रियाकलापों में एक रूपता आ जाती है। ठीक है। तो ये समन्वय के अंतर्गत आ जाता है। नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। निष्पादन, नियंत्रण जो होते हैं 3 चरण होते हैं। निष्पादक मानकों का निर्धारित मानकों के साथ तुलना करना, आवश्यकता अनुसार सुधार के उपाय करना। निष्पादक मानक यानी प्राय धन के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, राजस्व, मूल तथा लाभ। हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको सबसे पहले लाभ देखते हैं ना कि भाई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा इसमें इतना पैसा लग रहा है, हम इसकी इतनी प्राइस रखेंगे, देन इसके बाद राजस्व हमें इसमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। निर्णय लेना यह प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है और यह प्रबंधन का सबसे बड़ा कार्य उपयोग तो निर्णय लेने का है। वह जाने या अनजाने सैकड़ों निर्णय लेता है और यह कार्य एक प्रबंधक निर्णय लेने का है और यह कार्य प्रबंधक के विभिन्न कार्यों की कुंजी होता है। किसी भी चीज का निर्णय अंतिम जो होता है वो प्रबंधक का होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रबंधन में नियोजन के साथ संपन्न की जाती है और नियोजन के बाद किए जाने वाले कार्य है संगठित करना, निर्देशित करना, समन्वित करना, नियंत्रण रखना, प्रेरित करना। निर्णय लेने की प्रक्रिया नियोजन से पहले की प्रक्रिया कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो निर्णय का होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है। प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। आपको लिखना पड़ेगा
निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित बातों पर होती है। चुनाव करना सबसे पहले, निरंतर क्रियाकलाप करना, बौद्धिक क्रियाकलाप, प्रासंगिक सूचना, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, साधन ना कि अंत है। जनरली देखिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय जो आप काम कर रहे हैं उसके हित में लिए जाते हैं। बहुत कम निर्णय जो वहाँ के लेबर होते हैं, श्रमिक होते हैं, मानव शक्ति होती है, उनके हित में किए जाते हैं। जनरली जो निर्णय होते हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रबंधक है वो अपने हित के लिए, अपने उस जगह, उस संस्थान के हित के लिए करता है, ठीक है ना। तो निर्णय लेना जो होता है एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है आपके प्रबंधन की। तो आपके प्रबंधन के 4 प्रकार होते हैं जो हमने इसमें देखा। निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण भी होते हैं। प्रबंधन संबंधी समस्या को परिभाषित करना, चिन्हित करना, समस्या का विश्लेषण करना, क्या क्या समस्याएं मिल रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उस प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, ये देखना निर्णय लेने के अंतर्गत ही आता है। आपकी जो समस्याएं उनको दूर करना। जनरली समस्याएं हमेशा जो होती है मानव शक्ति, लेबर की होती है, श्रमिक की होती है कि उनकी मांगे जो होती है पूरी नहीं की जाती है, और उनकी मांगों को पूरा करना, यानी समस्या हो गई है फिर उनका समस्या का विश्लेषण करना, उनका एनालिसिस किया जाता है कि इनकी मांगे जायज है या नहीं है। यदि हम इनकी मांगे पूरी करते हैं तो हमें लाभ होता है कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, क्या होता है, ये सब चीजें देखी जाती है और इसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए कि केस स्टडी हमने देखा अपने स्कूल में, यदि बच्चे कम आते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये टीचर के रूप में भी पूछ सकता है, आपको यही लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा प्रबंधन के प्रकार कौन कौन से हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।